नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बाल विकास मनोविज्ञान के फिजिकोलॉजी की क्लास में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, बाई जायसवाल सर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। हर भाई बहन, हर गृहिणी का जिसका सपना है अध्यापक बनना, अध्यापिका बनना, दोस्तों सभी का वेलकम है आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल पे, आपके अपने परिवार पे। दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, एकदम आपके सटीक सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे सभी प्यारे मित्र। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बाल अध्ययन के पिता किसे माना जाता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। स्टेनले हॉल को माना जाता है, प्रियर को, शियन को या वाटसन को माना जाता है? तो स्क्रीन पर आप लोग आंसर भी देख पा रहे होंगे कि बाल अध्ययन के पिता किसे माना जाता है। तो बाल अध्ययन के पिता स्टेनले हॉल को माना जाता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आप लोगों से प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव जो है विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? क्या वह आपका व्यवहारवाद है, प्रकारवाद है, मनोविश्लेषणवाद है दोस्तों, या आपका संरचनावाद है? हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऐसे सिद्धांत में जिस पर बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। ऐसा सिद्धांत बताइए जिसमें बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयामों का पर बल दिया गया हो। तो राइट ऑप्शन जाएंगे, सभी लोग जानते हैं, मनोविश्लेषणवाद की तरफ जाएंगे। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में जो है बाल्यकाल के अनुभव के या आपका विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और अंत में जरूर बताएं 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है। एग्जाम के पहले बेहतरीन तैयारी कीजिए, सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिए। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल को क्या कहा जाता है? जो नवजात बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल होती है उसको टीएटी बोलते हैं, या एपीजेएआर स्केल बोलते हैं, या डब्ल्यूआईएससी स्केल बोलते हैं, या टीटीसीटी स्केल बोलते हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में जो ली जाने वाली मापनी स्केल होती है दोस्तों, वह आपका क्या कहलाती है? WISC स्केल कहलाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, WISC स्केल कहलाती है जो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मापनी स्केल होती है। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे मित्र और जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है, शिक्षा को सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है? जीन पियाजे जी के अनुसार जो इनका कहना है कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो वह बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, या उच्च स्तरीय जो है समस्या हल करना। तो जीन पियाजे जी 4 अवस्थाएं दी, सभी लोग जानते हैं, इनसे एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो जीन पियाजे जी के एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है दोस्तों, वह संरचनात्मक समस्याएं सीखना कर सकता है। पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक बुद्धि को जाना जाता है। जो आप लोग देखते हैं शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली जो शारीरिक वृद्धि है उसको किस प्रकार से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, हर एक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों सिर पदाभिमुख अनुक्रम की तरफ जाएंगे, यानी शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको सिर पदाभिमुख अनुक्रम के जाना जाता है। और बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन की चर्चा किया कि पियाजे के अनुसार अगर 8 वर्ष का बालक है तो क्या कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर संवेदी गामक अवस्था में बालक जब 0 से 2 अवस्था में होता है, ठीक है, तो बालक जो भी कार्य करता है शरीर की इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। फॉर एग्जाम्पल आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी गामक क्रियाएं जैसे हो गई आपकी पकड़ना, खेलना, चूमना, ठीक है, और लिखना, ये सारी चीज़ें आपके संवेदी गामक अवस्था में आती है। यानी शरीर की इस अवस्था में संवेदी समझ होती है जो भी कार्य करता है। और दूसरी जो अवस्था दोस्तों होती है, यहाँ से प्रश्न आता है 2 से 7, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती। बच्चा 7 वर्ष तक हो जाता है तो पड़ोसी के साथ खेलना शुरू कर देता है, अपने पड़ोसियों के बालकों के साथ। और बालक चित्र, शब्द, प्रतीकों का भी प्रयोग करने लगता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही गलत का अंतर नहीं कर पाता है, सही प्रकार के चित्र नहीं बना पाता है, ना ही सही गलत का अंतर कर पाता है, ना ही सही प्रकार के चित्र बना सकता है। वह आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी आपके 7 से 11 वर्ष की आयु में, इस स्टेज पर जो बालक बालिकाएं होती हैं इस अवस्था पर तर्क पर आधारित करते हैं और चिंतन का समावेशन भी होता है, सही अनुपात का अंतर भी होता है, आकार भार क्रम समझना भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे जीवन लेखन विधि, समाकलन विधि, अध्ययन विधि या आपकी दीर्घकालीन विधि या आपकी समाज मिति विधि। तो ऐसी विधि या उपागम जिसमें समान प्रयोज्यों का मापन करके उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है, वह आपकी दोस्तों कहलाती है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। दीर्घकालीन अध्ययन विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। राइट ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ। आपका ओपिनियन, आपका कमेंट, आपका दोस्तों सहयोग, ठीक है, जरूर जानना चाहेंगे। अपना फीडबैक दीजिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में, ठीक है, उस चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता कहलाता है। समझिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकोलॉजी की क्लास चल रही, भला मनोविज्ञान की, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता कह होती है। तो आपकी जो अनुत्क्रमणीयता होती है दोस्तों, वह संवेदी प्रेरक में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता होती है। तो सही लोग जानते हैं, औपचारिक अवस्था की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, यानी बच्चा 2 से 7 वर्ष की स्टेज पर होता है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। और ये, ठीक है, उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर विकास को समझने में सहायता की है? जीन पियाजे जी, फॉस्टिंगर, एरिक्सन, वेलाक। तो सभी लोग जानते हैं, जब भी बच्चों की वस्तु के स्थितर के विकास को समझने में सहायता करने वाले आपके जीन पियाजे जी हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे मित्र, जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने परिवार की सदस्यता हासिल कर लेंगे। ये अवर फैमिली है दोस्तों, हमारा परिवार है, आप लोगों का परिवार है। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह सजीव गुण देती हैं, यानी जो सजीव गुण देते हैं उस प्रकार वह निर्जीव वस्तुएं भी सजीव के गुण की तरह देने वाली होती हैं। वह प्रकृति जो है, पियाजे ने उनका नाम क्या दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थिर। ठीक है, वस्तु स्थितर किसका नाम दिया भैया? अगर आपको पता है अपना फीडबैक देते चलें कमेंट बॉक्स में। तो निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने नाम दिया है दोस्तों सजीव चिंतन की बात करेंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न अगला आ चुका है कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? दोस्तों बालकों का सर्वाधिक उचित काल व समय वह कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो जब ये विस्फोट और तनाव की जब भी बात करते हैं तो हमारी किशोरावस्था यहाँ पर प्रकट हो जाती है और फिट भी होती है। इस ऑप्शन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, बालकों के, ठीक है, सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय होता है? खेल का मैदान, समुदाय होता है, प्रकृति जगत होता है, प्रयोगशाला होता है। तो बालकों के ठीक है, सर्वोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित जो विद्यालय होता है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, वह विद्यालय और कोई नहीं, खेल का मैदान होता है। हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का साथ उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों।
छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। हम अभी बात किए थे जीन पियाजे जी की कि छात्र का वह सोपान जबकि सर्वाधिक जो रूप पे संवेगों से घिरा रहता है, क्या वह आपका शैशवावस्था में है, बाल्यकाल में है, प्रौढ़ाकाल में है दोस्तों, या आपके किशोरावस्था में है। तो हम बात करेंगे दोस्तों छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। ऐसा सोपान बताइए, ऐसी अवस्था जिसमें सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, वह कोई और नहीं आपकी किशोरावस्था होती है। हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर है कि बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों होता है या शिक्षा होती है? तो हम बात कर रहे हैं बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। तो बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वंशक्रम और एवं बालक का वातावरण। ठीक है, बालक का वंशक्रम क्या है और उसका वातावरण क्या है, ये दोनों चीज़ें बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसकी जो नींव, उसकी जो सोच होती है बालक की, वो यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है, उसके वंशक्रम और उसके वातावरण से शुरू होती है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यही मनोविज्ञान है, यही फिजिकोलॉजी है, यही पेडागॉजी है, इसको जो समझ गया सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक भी हासिल कर सकता है। और इस परिवार से कौन ऐसा भैया आई डू इट, आई कैन डू इट कौन कर रहा है, क्रैक कर रहा है, टॉप रैंक हासिल कौन कर रहा है? हैशटैग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, या सामाजिक समूह बनाना, या उपरोक्त सभी। कमेंट आ चुका है। मनोविज्ञान में सामाजिक विज्ञान विकास से क्या आशय है दोस्तों, या क्या अभिप्राय है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो सभी लोग जानते हैं जो भी मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी है दोस्तों, उसमें जो है सामाजिक विकास से अभिप्राय दोस्तों होता है, क्या होता है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास, देखिए समाज की बात की गई, समाज क्या होता है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास ही आपका सामाजिक विकास से अभिप्राय कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, आंसर आसान हो जाता है अगर क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, किस कंसेप्ट की बात की जा रही है, किस टॉपिक की बात कर रहा है क्वेश्चन, आपका आंसर बहुत ही सरल आसान हो जाता है। विकास की दर से सही क्रम कौन सा है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, या अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की दर से सही क्रम जो होता है, पहले बात होती है दोस्तों, क्या होता है? आत्मीकरण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विकास की दर से सही क्रम आपका आत्मीकरण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर आपका समायोजन भी जरूरी है, और इसके बाद फिर आप अनुकूलन करें। पहले अपने अंदर में आत्मीकरण करें, फिर उस पर समायोजन करें, फिर आप अपने आप उस पर अनुकूल हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बालकों में संज्ञान विकास की विभिन्नता होती है क्योंकि, समझिएगा ध्यानपूर्वक मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, बालकों में जो संज्ञान विकास की भिन्नता होती है वह क्यों होती है? क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है, क्योंकि आयु व स्वास्थ्य में असमानता होती है। मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि बालकों में संज्ञान विकास की जो भिन्नता होती है दोस्तों, वह क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों उनमें अंतरंग योग्यताएं जो है भिन्न भिन्न होती हैं। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें जो अंतरंग होते हैं वो योग्यताएं भी बालकों के भिन्न भिन्न होती हैं। राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न भी आपको पता है, आउट ऑफ 30 में से 2-3 प्रश्न आपको नेगेटिव प्रश्न मिलेंगे, और आउट ऑफ 150 में टोटल 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए आप देखे होंगे क्या है, नए पदार्थ का आत्मीकरण आपने देखा होगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, समायोजन भी देखा और साम्य धारणा देखी। लेकिन पूर्व ज्ञान हमने दो है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का नहीं देखा। पूर्व ज्ञान शब्द ही नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन नेगेटिव है जीन पियाजे के लिए, तो पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और आपको क्या है, बालक में जो तर्क की क्षमता होती है उसको विकसित करना है, तो आप क्या करेंगे? अध्यापक अध्यापिका शिक्षिका होने के नाते सूचना जो है खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, या आपके ठीक है संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बालक की तर्क क्षमता को विकसित करना है,
तो आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते जो आपका संदर्भ बदलते हुए आपको क्या है प्रश्न पूछना है। हम बात करेंगे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता पर, या आपके विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक जो बल किस पर दिया है, वह आपके ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया है। अब मगर मैडम मॉन्टेसरी की बात करते हैं और अधिगम में परिवेश में सर्वाधिक बल की बात करते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर इन्होंने अधिक बल दिया है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण होती है दोस्तों, वह प्रकट करती है आपकी किशोरावस्था। जब स्टेज आपका 12 से 18 वर्ष का होता है, इस स्टेज पर बालक बालिकाएं क्या होती हैं, उनमें आत्मसम्मान की भावना का लक्षण हो जाता है। ठीक है, आत्मसम्मान की भावना उनमें जागृत हो जाती है, चरमोत्कर्ष पर होती है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का ये बहुत बार आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या आपके प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन करना चाहिए। तो छात्रों के सही मूल्यांकन करना है तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं सतत मूल्यांकन के ऑप्शन पे जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। यह रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल होता है कि जो माहौल बन जाए, या शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी आप लोग सर्वज्ञ हैं, बच्चे का पहला शिक्षक जो होता है वह माता पिता होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न बेहतरीन है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, आप लोग देखिए भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक हैं, तो आपको जो है समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो। यानी आप लोग जब आदर्श जीवन जीते, या आप लोग निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करते हो, या आप लोग प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों एक शिक्षक जो समाज में जो है सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? एक अच्छी उपलब्धि का, समझिएगा ध्यानपूर्वक, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता, या वस्तुनिष्ठता। तो एक अच्छी उपलब्धि जांच के एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से दोस्तों, ठीक है, विधिमेयता होता है, विधिमान्यता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन द्व्यर्थकता आपका नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? हम बात कर रहे हैं अधिगम की परिभाषा की, सबसे उचित परिभाषा की बात कर रहे हैं। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप जो है अधिगम को सबसे उचित परिभाषा किसी को नहीं मानेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अधिगम के संबंधी जो परिभाषाएं हैं उनको जान लेते हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अधिगम से संबंधित परिभाषा स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसका कहना है? स्किनर का। और जेफी गिलफोर्ड का कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, जेफी गिलफोर्ड का कहना है। और काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए जो परिवर्तन होते हैं उसको अधिगम कहते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या कि ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किसका विकास करना? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और 30 में से कितना स्कोर है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों व्यक्ति की व्यक्तित्व का, ठीक है, व्यक्तित्व के
व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के या व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना होता है। और अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को सीख सकता है, अवलोकन करके सीख सकता है, सुनकर सीख सकता है, या पढ़कर सीख सकता है, या खुद करके सीख सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक जो हुनर होता है, कहते हैं ना आप में हुनर है ऐसा, ठीक है, तो वह खुद करके ही सीख सकता है। सेल्फ डिपेंड, ठीक है, सेल्फ वर्क जिसे बोलते हैं, खुद करके। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी वाली होनी चाहिए, यानी शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक, सार्थक या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जो है होने वाली अपनी जिंदगी वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अपने सभी संभावित, ठीक है, अपने सभी जो संबंधित होते हैं, अपने सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दो महत्वपूर्ण प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए हैं कि वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? बालकों में जो है, शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो जब बच्चा आपका 3 वर्ष का होता है, यानी कि वह जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज पर होता है, तो उसमें क्या है, वर्णमाला की पहचान करना क्या है, शुरू हो जाती है। यानी 3 वर्ष के बालक जब होता है, उसमें वर्णमाला पहचान करने की जो है क्षमता होती है, वह आ जाती है 3 वर्ष के बालकों में। और इस क्लास का 30वां प्रश्न है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है। दोस्तों, जो मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी होता है, वह सामान्यतः मानव की भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से, आचरण से, या इन सभी से संबंधित होता है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, आपका कमेंट के माध्यम से आपका फीडबैक जानना चाहूँगा कि मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी सामान्यतः मानव से भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से और आचरण से, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे फीडबैक करके जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर है। दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सहयोग ही हमें, ठीक है, कंटिन्यू रखता है, तो आप लोग सहयोग बनाए रखें, ये आपका अपना परिवार है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।